नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम वापस अपना बाल गंगाधर तिलक से शुरू करते हैं। बिकॉज हमने उग्रवादी नेता, जो उग्रवादी, जो चरमपंथी, जिनकी विचारधारा मानी जाती है, उनके प्रमुख जो प्रवर्तक थे लाल बाल पाल, उनको पढ़ रहे थे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन चीजों को अपन देखने का प्रयास कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को बेसिकली इनके जो जानने वाले लोग थे, इनके जो पहचानने वाले लोग थे, वो इसको बोलते थे मिस्टर ब्लंट। क्या बोलते थे? तो ये भी पूछा जा सकता है कि मिस्टर ब्लंट नाम से कौन से क्रांतिकारी मशहूर थे। तो वो मिस्टर ब्लंट कौन थे? क्योंकि अपनी बात ब्लंट तरीके से रखते थे। ठीक है, कोई लाग लपेट नहीं, जो इनको कहना होता था वो कह देते थे। तो ये क्या थे? मिस्टर ब्लंट, है ना। किसी भी चीज से पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते थे, है ना। तो ये मिस्टर ब्लंट के नाम से कौन मशहूर थे? ये अपने बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो तिलक जो थे वो अपने राष्ट्रीय आंदोलन में जो तिलक का महत्वपूर्ण जो योगदान है, वो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनको बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो महात्मा गांधी का अग्रगामी भी कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का अग्रगामी क्यों कहते हैं? क्योंकि तिलक ने क्या किया था? तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन में जनता की जागृति पे जोर दिया था कि जनता ज्यादा से ज्यादा जागे। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करी। ठीक है, लेखनी के माध्यम से जनता में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचार प्रसार करने की कोशिश किया। सामाजिक कार्य किए बहुत सारे, ताकि जनता से ज्यादा एंगेजमेंट हो। ठीक है, राजनीतिक कार्य किए। ठीक है, और इनके जो राजनीतिक और धार्मिक जो विचार है या सामाजिक विचार है, इवन इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए। ठीक है, बेसिकली गणित के प्रोफेसर थे। ठीक है, गणित पढ़ाते थे बहुत अच्छी। और इन्होंने जो है अपनी जो लाइफ की जो शुरुआत है वो 23 जुलाई 1856 चिखली गांव में जन्म लिया इन्होंने। चिखली गांव अपना रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अपने महाराष्ट्र में। ठीक है, तो उस समय बंबई प्रांत हुआ करता था, तो चिखली गांव रत्नागिरी में जो है ये पैदा हुए 23 जुलाई 1856 में। और एलएलबी की इन्होंने पूरी पढ़ाई की। तो एलएलबी की जब पढ़ाई इन्होंने की, तो एलएलबी की सॉरी एलएलबी की इन्होंने जब पढ़ाई कंप्लीट कर ली, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं अंग्रेज सरकार की नौकरी कभी नहीं कर सकता, मैं जो है समाज सेवा में ही अपना पूरा जीवन दे दूंगा। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने अंदर डिसाइड किया। इसलिए ये जो शुरुआत में जब प्रोफेसर भी बनते हैं, तो सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बनते हैं। इस दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में, फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन स्थापित किए और उन्हीं में जो है पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं द न्यू एजुकेशन, आपने जो इन्होंने शैक्षणिक क्या क्या काम किए थे उन पर। शैक्षणिक कार्यों में अगर अपन देखें तो 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी। किसकी? न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में इनके साथ बहुत सारे लोग आके जुड़ गए। ठीक है, खुद तिलक स्वयं थे ही सही, इसके अलावा गणेश आगरकर, आपटे और चिपलुंकर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि न्यू इंग्लिश स्कूल में जो 1880 में स्थापित हुई है, ये भी अपने कहां पे स्थापित हुई है? पूना में स्थापित हुई है। ये सारे तीनों इंस्टीट्यूशन पूना में स्थापित हुए, ध्यान रख लेना। तो जो न्यू एजुकेशन स्कूल है जो पूना में स्थापित हुई है, या दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है और फर्ग्यूसन कॉलेज है, ये सब स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तिलक को। तो आपसे एग्जाम में, क्योंकि तिलक आपके सिलेबस में, तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिलक द्वारा स्थापित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है, या तिलक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था कौन सी नहीं है। तो इन तीनों को दे देगा और चौथा कोई और दूसरी संस्था दे देगा। तो आपको जो है ये तीनों का विशेष ध्यान रखना है कि न्यू एजुकेशन स्कूल जो है वो 1880 में स्थापित की गई, 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी और 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज पूना। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गणित के प्रोफेसर हुआ करते थे, ये भी ध्यान रख लेना कि निम्न में से कौन से जो राष्ट्रवादी नेता है वो गणित विषय पढ़ाया करते थे बच्चों को। तो गणित विषय पढ़ाने वाला जो आदमी है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बहुत पढ़े लिखे आदमी है, गणित के प्रोफेसर है, इसलिए ज्योतिष में विशेष लगाव है। ज्योतिष में विशेष लगाव है तो इन्हें बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखने का प्रयास किया ज्योतिष से संबंधित, है ना। तो आप देखोगे कि लेखक के रूप में जो है तिलक काफी प्रसिद्ध हुए, है ना। लेखक के रूप में इन्होंने न केवल समाचार पत्रों का लेखन किया, अपितु बहुत सारी किताबें भी लिखने का प्रयास किया। और समाचार पत्रों में जो इनके दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है वो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। कौन कौन से? मराठा और केसरी। क्या? दो समाचार पत्र हैं इनको, मराठा और केसरी, वेरी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं। और आपको एग्जाम में इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मराठा तो जो था वो तो अंग्रेजी में लिखा गया है और केसरी जो था वो मराठी में लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप गलत करके आते हो आसान प्रश्नों को, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप जो है कम सीटों में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए।
ठीक है। तो मराठा जो है वो अंग्रेजी का अखबार है और केसरी जो है वो मराठी का अखबार है, ठीक है। उल्टा याद रख लेना, मराठा मराठी का नहीं है, अंग्रेजी का है। केसरी किसका है? अपने मराठी का, ठीक है। तो मराठा का जो संपादन है उसका दायित्व दिया है केलकर को। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केलकर जो था वो किस समाचार पत्र का संपादन कार्य किया करते थे। वो केसरी का नहीं किया करते थे, केसरी का करते थे आगरकर। कौन करते थे? केसरी का संपादन आगरकर, और मराठा का कौन करते थे? केलकर। तो ये ध्यान रख लेना, मराठा का तो केलकर और केसरी का आगरकर, यानी कि के से के मत मिला देना, ठीक है। तो के से आगरकर मिला देना और मराठा से अपने केलकर मिला देना, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, तो केलकर और आगरकर में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मराठा का संपादन कार्य है वो तो केलकर ने किया है और केसरी का संपादन कार्य वो आगरकर ने किया है। संपादन जो है विशेष, जो जैसे तिलक द्वारा अखबार चालू किया गया, ठीक है। अब जो है जैसे अपन राजस्थान के इतिहास में भी देखते हैं कि अखबार चालू किया गया पथिक जी द्वारा। अब पथिक जी जो है इतने लोकप्रिय नेता हैं, वो जनता के बीच में रहेंगे कि अखबार का संपादन देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, रामनारायण चौधरी को उसका संपादक मंडल में बैठा दिया और संपादक बना दिया कि आप जो है ये कार्य देखें, ठीक है, संपादक का कार्य देखें। इसी तरीके से जब तिलक लोकप्रिय है काफी, अब वो संपादक का जो काम था ना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, वहां पे अखबार में 24 घंटे बैठना पड़ता है संपादक को। इस वजह से जो है तिलक ने मराठा का संपादन दे दिया है केलकर को और केसरी का संपादन दे दिया है आगरकर को, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ये जो है 1882 में इन्होंने जो है अपनी एक खबर निकाली, अखबार में एक खबर निकाली कि जो अपने कोल्हापुर जो है, कोल्हापुर जो राज्य है वो जो है बहुत ज्यादा अयोग्य शासक के अधीन कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो कोल्हापुर का जो राज्य है ना वो बहुत ज्यादा अयोग्य शासन के अधीन कार्य कर रहा है और वहां की जो राजनीतिक स्थिति वो ठीक नहीं है, वहां पे जनता का काफी ज्यादा शोषण हो रहा है। तो ऐसी चीजों का जो है उजागर करने का काम इन्होंने किया अपने अखबार में 1882 में। सबसे पहले देसी रियासतों के विरुद्ध इसने कार्य करना शुरू कर दिया। जब देसी रियासतों के विरुद्ध 1882 में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, कोल्हापुर पर आरोप लगा दिया है ना कि राजनीतिक रूप से ये सक्षम लोग नहीं है, असक्षम लोग हैं। तो इनके जो कोल्हापुर के दीवान हुआ करते थे उस समय राव बहादुर बर्वे, क्या नाम था इनका? राव बहादुर बर्वे। ये क्या है, इन पर एक मानहानि का दावा ठोक देते हैं, ठीक है। तो राव बहादुर बर्वे द्वारा जब मानहानि का दावा ठोका जाता है इन पर, तिलक पर, तो इनको जो है कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में ले जाकर इन पर ट्रायल चला, ट्रायल चलाते इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखो बहुत महत्वपूर्ण, यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं। क्या? एक तो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से भारत का पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसको जेल हुई थी, ठीक है। तो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से भारत का पहला ये व्यक्ति है तिलक जिनको जेल हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने राव बहादुर बर्वे पर राव बहादुर बर्वे पर जो है ये आरोप लगाया कि ये अक्षम है, कोल्हापुर में जो है सरकार चलाने योग्य नहीं है। तो ये बात किसने कही है? ये बात अपने पहला पत्रकारिता का पहला जो राजनीतिक जो कैद हुई है वो किसको हुई है? अपने तिलक को हुई है। तो ये ध्यान रख लेना। इसमें दो प्रश्न ऐसे बनते हैं, पत्रकारिता से पहले व्यक्ति को कैद हुई है प्लस पहले राजनीतिक कैदी है। कारण राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है और उस राजनीतिक मुद्दे को कहां पे? कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट ने आदेश द्वारा इसको राजनीतिक कैदी बना दिया गया, ठीक है। तो ये राजनीतिक कैदी है कोल्हापुर दीवान का, ठीक है। तो ये पहला राजनीतिक कैदी भी अपन किसको बोलेंगे? तिलक को बोलेंगे। और पहला पत्रकारिता के उपलक्ष्य में जो इनको कैद की सजा सुनाई गई है वो भी किसको सुनाई गई है? तिलक को सुनाई गई है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट राजनीतिक कैदी और फर्स्ट व्यक्ति जिसको पत्रकारिता करते हुए जेल हुई है, तो वो दोनों ये हैं, ठीक है। 4 महीने की जेल होती है इनको, 4 महीने बाद ये निकल कर आ जाते हैं। 1882 में होती है, ठीक है। फिर मैंने कहा गणित के प्रोफेसर थे तो ज्योतिष में, वेदों में, वेदांतों में इनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपने जब अभी आगे पढ़ेंगे अपन, जेल में जब रहेंगे तो वहां पे लिखा था एक गीता रहस्य। तो इनकी जो प्रमुख रचना है उनके बारे में ध्यान रख लेना। गीता रहस्य इनकी रचना है। वेदों का काल निर्धारण इन्होंने किया, ठीक है, कि भाई वेद जो है वो कितने पुराने हैं, ठीक है। इनका काल निर्धारण करने में इन्होंने क्या किया, ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है ना वेदों में जो मेंशन की गई है उन स्थिति के आधार पर इन्होंने वेदों का काल निर्धारण किया है। तो ये बहुत ध्यान रखना। और सरस्वती नदी के आधार पर भी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि वेदों का काल निर्णय करने वाले राष्ट्रीय क्रांतिकारी कौन थे? अपने बाल गंगाधर तिलक है। प्लस वेदांग ज्योतिष पे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। वेदांग ज्योतिष नाम का जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? अपने तिलक ने लिखा है। प्लस द आर्टिक होम ऑफ वेदास, ठीक है। तो आर्यों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे इतिहास में सिद्धांत चलते हैं, ठीक है, कि आर्य कहां से आए थे।
आर्य वो लोग थे जो प्राचीन भारत में रहा करते थे, ठीक है। तो उनकी उत्पत्ति के संबंध में भारत में बहुत सारे सिद्धांत चलते हैं। तो ये मानते हैं, तिलक मानते हैं कि जो आर्य है वो कहां से आए हैं, वो आए हैं अपने आर्कटिक से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से। कहां से, उत्तरी ध्रुव से। तो उत्तरी ध्रुव से आर्य की परंपरा को मान्यता देने वाले व्यक्ति कौन है, अपने तिलक हैं। कारण इन्होंने वही ग्रह नक्षत्र, इनका जो पूरा जो इनको जो इतिहास का जो ज्ञान था ना, वो इतना समृद्ध था कि जब इनको मांडले जेल में भेज दिया जाएगा ना, तो बहुत महान इतिहासज्ञ हुआ करते थे उस समय, इंडोलॉजिस्ट, है ना, वो जो है कोर्ट को बोल रहे हैं इंडोलॉजिस्ट कि आप जो है इनको जेल में मत भेजिए, क्योंकि इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता व्यक्ति हैं ये, और इन्होंने जो है इतिहास के लिए जो कार्य किया है वो जो है आप सदियों सदियों इनको याद रखा जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से जो है बहुत सारे इतिहासकार जो है इनको बहुत तवज्जो देते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना ये चीज। तो द आर्टिक होम ऑफ वेदास जो है, इसमें जो है उत्तरी ध्रुव से जो है इनकी वो मान्यता रखते हैं। फिर द ओरियन, ओरियन क्या होता है, देखो ओरियन एक तो अपन सुनते हैं सप्तऋषि तारामंडल होता है, ठीक है। तो सप्तऋषि तारामंडल और दो चार और तारों को मिलाकर जो एक संरचना बनती है ना, तो उसको वेस्ट में बोलते हैं ओरियन। अपने यहाँ पे सप्तऋषि ज्यादा लोकप्रिय हुए, ठीक है। तो सप्तऋषि तारामंडल और उन 4-5 तारों की संरचना को मिलाकर क्या बोलते हैं, उसको टोटल ओरियन बोलते हैं। तो ओरियन एक तारामंडल है, उस पर जो है इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखी है। तो ये ध्यान रख लेना कि द ओरियन, वेदांग ज्योतिष, आर्टिक होम ऑफ वेदास, वेदों का काल निर्णय, गीता रहस्य, ये सारी जो रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है, ये सारी रचनाएं बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। ज्यादातर इसमें इतिहास के जो पुराने पन्ने हैं, है ना, उनको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से प्रूव करने की कोशिश की है, सिद्ध करने की कोशिश की है, और ये बहुत लोकप्रिय रहे हैं। ध्यान रख लेना, ये जो पॉइंट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। अब इनके सामाजिक कार्य में देखते हैं अपन कि सामाजिक कार्य में इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। तो इन्होंने 2 कार्य किए हैं, एक तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। तो यूनान में एक गेम चलते थे पहले, यूनानी ओलंपिक, और एक आज के ओलंपिक गेम खेले जाते हैं ना, वो यूनानी ओलंपिक से ही प्रभावित है, ठीक है। तो यूनान में जो है ओलंपिक गेम खेले जाते थे। ओलंपिक गेमों में क्या होता था, लोगों का पार्टिसिपेशन होता था, लोग जाते थे उन गेम्स में, है ना, लोगों को पार्टिसिपेशन होता था। तो राजा को अपनी बात रखनी होती थी ना, तो उन गेम्स के माध्यम से अपनी बात रखता था, ताकि क्या होता है, एक वो राजाज्ञा को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाते थे, ठीक है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता था जनता का, और जो राज की आदेश है वो भी जनता तक पहुंच जाते थे। ये ओलंपिक गेमों का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अपने भारत में भी जो है शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव इस नाम से जो है इन्होंने उत्सव परंपरा चालू करी। 1893 में गणेश उत्सव से चालू कर दिया, 1896 में शिवाजी उत्सव चालू कर दिया। नाम उत्सव है। अब इसमें क्या करेंगे, तिलक सामाजिक जागृति करना चाहते हैं, हमारा समाज जागृत हो ऐसा तिलक चाहते हैं, हमारी जो राजनीतिक जो समझ है वो बढ़े ऐसा तिलक चाहते हैं। तो जब ये शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव में जब जनता आएगी तो वो क्या करेंगे, तिलक उनको अपना जो भी राजनीतिक जो इनकी विचारधारा है या अपने सामाजिक जो सुधार करने होते हैं समाज में, तो उन विचारों को जो है अपने इसमें गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव में रखेंगे, और इससे क्या होगा, जनता में जन जागृति शुरू होगी, ठीक है। तो जनता को जगाया जाएगा किसके माध्यम से, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से। 1893 में गणेश और 1896 में शिवाजी उत्सव, ठीक है। तो दोनों ध्यान रख लेना आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 1896 में एक चीज होती है पूना में क्या होता है, प्लेग फैलता है, ठीक है। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, और उस प्लेग जो महामारी फैली हुई थी उसमें बिना प्राणों की परवाह किए हुए कूद गए, और समाज सेवा बहुत बड़े लेवल पर व्यापक समाज सेवा करी। और उस समय जो है तो इनका नाम जो है काफी मराठी जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इज्जत के साथ इसीलिए लेते हैं क्योंकि पूना में जब लोग सब घबराए हुए थे ना, उस समय इस व्यक्ति ने ग्राउंड पे उतरकर जो है उन लोगों की सेवा की है। इस वजह से जो है ये पूना प्लेग जो 1896 में हुआ था उसमें जो है इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। और उसमें जो है वहां के प्लेग कमिश्नर हुआ करते थे मिस्टर रैंड, क्या नाम था उनका, मिस्टर रैंड, और उनके सहयोगी हुआ करते थे अर्नेस्ट, क्या नाम था, अर्नेस्ट। तो रैंड और अर्नेस्ट जो है उनके भ्रष्टाचारों से जो है लोग बाग दुखी थे उस समय, ठीक है। तो ये अंग्रेज अधिकारी थे लेकिन ये अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से जो है दो युवक हुआ करते थे चापेकर भाई, जिनको अपन बोलते हैं चापेकर बंधु, ठीक है। इन चापेकर बंधुओं ने क्या किया, इन पर जनता पर जब अत्याचार कर रहे थे रैंड और अर्नेस्ट, तो इन्होंने जो है चापेकर बंधु ने इनकी हत्या कर दी, ठीक है। क्या कर दी, हत्या कर दी। अब हत्या कर दी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में तिलक पर टिप्पणी करी। टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार चलता था उस समय, अंग्रेजी अखबार था, और अंग्रेजों की प्रशंसा में ज्यादातर ये चीजें लिखा करता था, ठीक है। तो अर्नेस्ट रैंड की जो हत्या हुई थी ना, चापेकर बंधु द्वारा की गई थी, है ना, वो उसमें क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि
आप जो है इसमें जो हत्या है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो हाथ है पीछे उनके हाथ है, वो किसका है? तिलक का हाथ है। किसका हाथ है? तिलक का हाथ है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जब ये बात कहता है तो तिलक को बुरा लगता है और तिलक ने क्या किया? मानहानि का दावा ठोक दिया। किस पर? टाइम्स ऑफ इंडिया पर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर मानहानि का दावा ठोकने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और जब मानहानि का दावा ठोका गया बंबई में, ठीक है, बंबई कोर्ट में मानहानि का दावा चला टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया बिना सबूत के, ठीक है। तो सबूत इकट्ठे हुए और सबूत इकट्ठे करके जो है इनको आरोपी सिद्ध कर दिया, किनको? तिलक को, कि आप जो है वो सच में चापेकर बंदूक के पीछे आपका हाथ है, ठीक है। तो जब सबूत इकट्ठे कर दिए तो 1897 में तिलक को 18 महीने तक फिर से जेल जाना पड़ा, ठीक है। पहले 4 महीने का एक्सपीरियंस, बाद में 18 महीने वापस जेल गए, ठीक है। तो 18 महीने जेल गए हैं कौन? तिलक। और 18 महीने जब जेल जाएंगे तिलक तो काफी ज्यादा इनमें परिवर्तन आएगा और ये जब जेल से वापस आएंगे फिर वापस ये सार्वजनिक सेवा में लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जेल में जो है आदमी को तोड़ दिया जाता है, बुरी तरह से तोड़ दिया जाता है, लेकिन तिलक यहाँ पर रुके नहीं। और तिलक क्या है, अपने जब जेल से बाहर आएंगे तो जेल से बाहर आते ही वापस सार्वजनिक सेवा में लग जाएंगे, ठीक है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर अपन देखेंगे तिलक का राजनीतिक महत्व क्या है। अपने भारतीय जो अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें तिलक ने क्या ऐसा पॉलिटिकली अचीव किया है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो तिलक है वो राजनीति में कैसे आए? राजनीति में आए सबसे पहले बंबई अधिवेशन से। तो 1889 में 1889 में बंबई में एक अधिवेशन होता है और कांग्रेस का, और उस कांग्रेस के अधिवेशन में वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं 1889 में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि तिलक 1800 कब कांग्रेस में शामिल होते हैं? तो वो होते हैं 1889 में, ठीक है। फिर उदारवादी नीतियों के बिल्कुल विरोधी थे, उस समय उदारवादियों का बोलबाला था, ठीक है। तो उदारवादियों की जो है नीतियों की जो है आलोचना करते हैं और ये उनका जो स्टेटमेंट है बहुत फेमस है कि आग्रह, अनुनय, विनय और ज्ञापन से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये किसने कहा था कि आग्रह, अनुनय, विनय और ज्ञापन से स्वतंत्रता नहीं मिलती है? ये बात कही थी अपने मिस्टर ब्लंट ने, जिसको क्या बोलते हैं अपन? तिलक, ठीक है। तो तिलक ने ये बात बोली है, आग्रह, अनुनय, विनय और ज्ञापन से स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो ये उदारवादियों के विरुद्ध नीति है इनकी। अब इनकी जो विचारधारा है उनके 5 प्रमुख स्तंभ है, ठीक है। 5 प्रमुख। अब देखो अपन ने लालाजी में पढ़ा, निष्क्रिय प्रतिरोध उनके भी थे, ठीक है। स्वराज उनका भी था, राष्ट्रीय शिक्षा उनका भी था, स्वदेशी भी वो मानते थे, बहिष्कार वो मानते थे। मतलब इन दोनों की जो है विचारधारा कॉमन सी लग रही है, ठीक है। अपन ने बात की थी बहिष्कार करते हैं, है ना, अंग्रेज, ये सब जो है इनके विचारधारा थी। 1907 में जब सूरत का विभाजन होता है तो नरम दल और गरम दल दोनों को विभाजित कर दिया जाता है। और मुजफ्फर जब बम कांड होता है 1908 में तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों इस बम कांड में शामिल थे, मुजफ्फरपुर वाले में, ठीक है। तो इन्होंने जो है एक लेख लिखा उस समय, मुजफ्फर बम कांड को सही माना। उन्होंने मुजफ्फर बम कांड जो है उसको भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक माना और एक लेख लिखा देश के दुर्भाग्य नाम से। तो देश का दुर्भाग्य ये वाला जो लेख है वो मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है बम कांड हुआ था, वो कलकत्ता मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उस समय, किंग्सफोर्ड, उस पर बम डाल दिया गया था इनके द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा 1908 में। तो भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बताया इस मुजफ्फरपुर बम कांड को कि देश के दुर्भाग्य नामक लेख में। तो तिलक द्वारा किस लेख में जो है मुजफ्फर बम कांड की प्रशंसा की गई है? वो था देश के दुर्भाग्य नामक लेख में, ठीक है। और देश के दुर्भाग्य में इन्होंने भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक किसको बताया है? भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बताया मुजफ्फरपुर बम कांड को। और मांडले जेल में इस कारण इनको निर्वासित कर दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा आपके, ठीक है, कि मांडले जेल में कौन सा क्रांतिकारी रह के आया है? क्रांतिकारी नाम है तिलक, ठीक है। तो मांडले जेल में 6 साल तक रह के आए, 1908 में जेल में जाएंगे और 14 में जो है वापस निकल के आएंगे, ठीक है। तो मांडले जेल में 6 साल के लिए चले गए, पहले 18 महीने की यहाँ कैद हो गई, 4 महीने की यहाँ पे कैद हो गई, ठीक है। तो लगभग 18 22 तो ये हो गए और मतलब 2 साल तो लगभग ये हो गए और 6 साल मतलब 8 साल तो बंदा जेल में जाके आया हुआ है, ठीक है। तो तिलक जो है 8 साल तक जेल में रहेंगे, लगभग 2 महीने कम है हालांकि 8 साल में, लेकिन लगभग 8 साल जेल में रहेंगे। 1908 से लेके 1914 6 साल तक जेल में रहेंगे मांडले जेल में। तो बैठे बैठे क्या करें? तो गीता पढ़ रहे थे, गीता पढ़ते ही इन्होंने सोचा कि गीता पर एक टीका टिप्पणी लिखी जाए। तो गीता पर जो है टीका लिखी इन्होंने गीता रहस्य नाम से। किस नाम से? गीता रहस्य नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गीता रहस्य किसकी कृति है? वो तिलक की कृति है। फिर अपन देखते हैं एक जो इंपॉर्टेंट जो इनका स्टेटमेंट है वो फेमस हुआ है कि शायद मेरी नियति राजनेता, इनको फिर लोगों ने बोला,
ठीक है, कि आप अब तो जेल से जाके आए हो, आप अब जो है राजनीतिक संन्यास ले लीजिए और आप अपना जो है सामाजिक सुधार और जो आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, आपके जो समाचार पत्र चल रहे हैं, एजुकेशनल सोसाइटी चल रही है, आप कहीं भी बैठ जाइए, आपका काम है, करते रहिए। ठीक है, आप जो है राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लीजिए, क्योंकि तिलक इस समय बूढ़े हो चुके हैं, है ना। लेकिन तिलक ने बोला कि शायद मेरी नियति राजनेता के रूप में मृत्यु प्राप्त करने की है और मैं इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, राजनीतिक रूप से मृत्यु प्राप्त करने की है, मेरी नियति राजनेता के रूप में मरूंगा मैं, ऐसा ही मानते थे। ठीक है, तो मैं राजनीति नहीं छोड़ सकता, है ना, क्योंकि मेरे को देश को स्वतंत्रता कर आजादी दिलवानी है, और आजादी ऐसे तो नहीं मिलती है। तो मैंने आपको एक तिलक का एक बहुत स्टेटमेंट फेमस है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मराठी में बोला था इन्होंने, है ना, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसकी, अपने तिलक की बात है। और ये भी इन्होंने कहा था कि मेरी जो नियति है वो राजनेता के रूप में मृत्यु प्राप्त करने की है और मैं इसे स्वतंत्रता प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लूंगा। ये बात भी इन्हीं की है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया, पुनश्च हरिओम आंदोलन। क्या नाम था उस आंदोलन का? पुनश्च हरिओम आंदोलन। अब इसको आप आंदोलन कहो तो आपकी इच्छा है, नहीं मानो तो आपकी इच्छा है। कारण मैं बता देता हूं पुनश्च हरिओम आंदोलन क्यों कहा है इसको। तिलक गए हैं 6 साल तक जेल में, इनका अखबार बंद हो गया है लगभग। ठीक है, दोनों अखबार बंद हो गए हैं, इनकी लेखनी कार्य लगभग बंद हो गई है। गीता रहस्य जो है तिलक अंदर ही लिख रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन इनका जो लेखन कार्य है, इनका जो राजनीतिक जीवन है, पुनः स्टॉप हो चुका है। ठीक है, बंद हो गया, 6 साल तक जेल में। ठीक है, अब इन्होंने इसका जब अपन कभी भी जब अपन देखते हैं ना, बहुत सारे धार्मिक लोग जो है कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले बोलते हैं हरिओम। ठीक है, हरिओम से कार्य स्टार्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, तो तिलक भी जो है हरिओम से कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पुनः अब अपने को पुनः कार्य करना है, तो पहला जो लेख लिखेंगे ना केसरी मराठा में, तो पहला लेख लिखेंगे इस नाम से, पुनश्च हरिओम। ठीक है भाई, मैं अब वापस आ गया हूं तो शुरू कर रहे हैं वापस अपना काम। ठीक है, तो पुनश्च हरिओम शीर्षक से लेख लिखेंगे, इस वजह से बहुत सारे इतिहासकार इसको पुनश्च हरिओम आंदोलन कह देते हैं। लेकिन ऐसा कोई मतलब आंदोलन कहो मत कहो वो आपकी इच्छा है, बाकी ये इसका मेन थीम था, ये इसके पीछे बैकग्राउंड था। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना पुनश्च हरिओम क्या था कि अपना जो राजनीतिक जीवन जो स्टॉप हो चुका था 6 साल तक जेल में रहने की वजह से, क्या अपनी लेखनी स्टॉप हो चुकी थी, उस लेखनी को पुनः आरंभ कर रहे हैं पुनश्च हरिओम आर्टिकल लिख के, है ना। इस नाम से आर्टिकल लिख के कौन सा आरंभ कर रहे हैं? तिलक आरंभ कर रहे हैं। ये ध्यान रख लेना। पुनश्च हरिओम आंदोलन इन्होंने चलाया। होम रूल आंदोलन जो है इन्होंने चलाया महाराष्ट्र, बरार, मध्य प्रांत और कर्नाटक, इस क्षेत्र में। देखो होम रूल आंदोलन 2 जने चला रहे हैं, एनी बिसेंट और दोनों तिलक। तो एनी बिसेंट वाला जो होम रूल है वो अपने पूरे भारत में फैला हुआ है, लेकिन जो तिलक का होम रूल है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन जनता का जागरण बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है, जनता बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। वो चल रहा है अपने महाराष्ट्र, बंबई वाला एरिया है जो वो भी एनी बिसेंट के अंतर्गत आ रहा है। महाराष्ट्र, बंबई के अलावा छोड़ के सारा महाराष्ट्र, बरार, मध्य प्रांत और कर्नाटक, इस क्षेत्र में जो भी होम रूल के घटनाएं हो रही है ना, वो सारी घटनाएं कौन करा रहा है? तिलक वाला जो आंदोलन होम रूल आंदोलन है वो। ठीक है, तो होम रूल लीग जो बनती है 1916 में अपने बेलगांव वाले एरिया में तिलक द्वारा बनाई जाती है, और इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है जोसेफ बैप्टिस्टा। नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आपसे भी पूछा गया है, रिसेंटली भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था ये प्रश्न, है ना। तो 1916 होम रूल लीग का जो बेलगांव पूना में जो गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन जो है उसमें जो है कांग्रेस का एकीकरण करना, क्योंकि नरम दल गरम दल सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया 1907 में, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों को एक कर देंगे। फिर कांग्रेस और लीग के बीच में भी मध्यस्थता कर देंगे खुद। ठीक है, आके फिर कांग्रेस और लीग आप लड़ो मत, और कांग्रेस और लीग को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो भी कार्य है वो किसने किया है? तिलक ने किया है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 घटनाएं होती है, एक तो गरम दल और नरम दल दोनों का जो है संयुक्तन वापस हो जाता है, दूसरा लीग और कांग्रेस के बीच में भी नजदीकी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें जिन्ना और तिलक का बहुत अच्छा रोल था। ठीक है, और कांग्रेस का जो एकीकरण है उसमें तिलक और एनी बिसेंट का बहुत अच्छा रोल था, यानी कि तिलक दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर 1918 में लंदन में वैलेंटाइन शिरोल द्वारा इंडियन अनरेस्ट नाम से जो है एक जर्नल लिखी जाती थी, और इंडियन अनरेस्ट में ये जो है भारतीय अशांति का जनक किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो जब इन्होंने वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक तिलक को बोला, तो ये लंदन चले गए इन पर मुकदमा करने के लिए, मानहानि का दावा ठोकने के लिए। कहां चले गए? लंदन चले गए, और इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है वैलेंटाइन शिरोल, इन पर मानहानि का दावा ठोका जाएगा 1918 में। ठीक है, तो वो जब वहां पे चले जाएंगे फिर वापस लौट के आएंगे 1918 के दिल्ली अधिवेशन में,
और इनको जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात हो जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़े नेता हैं लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। लेकिन हो क्या जाता है, इनको अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, बनाने की बात चल रही है, सब कुछ चल रही है, लेकिन इस समय पर ही नहीं पहुंच पाए। तो जब समय पर जो है, क्योंकि वो तो चालू करना था अधिवेशन, तो ठीक है, अधिवेशन पर समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण इनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इनकी स्वीकृति से मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष बनाया गया और मदन मोहन मालवीय जी जो है वो 1918 वाले दिल्ली वाले अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये जो है टाइम पर नहीं पहुंच पाए थे केवल इस वजह से। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना तिलक। फिर अप्रैल 1920 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी एक नामक संगठन बनाया। इनको जो है अब आस्था थी कि अपन क्या करेंगे, अपन जो है स्वदेशी आंदोलन को पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, संसद तक पहुंचाएंगे या विधानमंडलों तक पहुंचाएंगे, जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद है उस तक पहुंचाएंगे। तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का एक गठन किया इन्होंने कि ये कांग्रेस की डेमोक्रेटिक पार्टी है जो चुनाव लड़ेगी। ठीक है, तो अगले साल से चुनाव लड़ने थे किसको, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी को। अप्रैल 1920 में इन्होंने गठन कर दिया है ना, और अप्रैल में गठन कर दिया है और गांधी जी उधर प्लान कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की, हम तो इनके खिलाफ असहयोग चालू कर रहे हैं। फिर बाद में जो है चुनाव लड़ने के आइडिया को थोड़ा सा इन्होंने डिले करना उचित समझा और ये जो है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की स्वीकृति दे देते हैं। और असहयोग आंदोलन की स्वीकृति 1 अगस्त 1920 को मिली इनको, लेकिन 1 अगस्त 1920 को जो है तिलक जो है वो दुनिया में नहीं रहे, तो तिलक की मृत्यु हो जाती है इस समय। तिलक जो है भगवान को स्वर्ग सिधार जाते हैं, तिलक जो है स्वर्ग पहुंच जाते हैं और तिलक की मृत्यु का दिन जो है आप याद रख लेना 1 अगस्त 1920, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था उसी दिन जो है तिलक चले जाते हैं। और असहयोग के दिन गांधी जी अनाउंस करते हैं कि मेरा सबसे प्रिय जो कंधा है वो चला गया है। ठीक है, मेरा जो सबसे मजबूत कंधा है जिस पर मैं पूरा टिका रह सकता था, वो मेरा सबसे मजबूत कंधा जो है वो चला गया। तो तिलक की मृत्यु पर गांधी जी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि मेरा सबसे मजबूत कंधा चला गया है। तो गांधी जी को सबसे ज्यादा मजबूत कंधा किसको मानते थे, गांधी जी, कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं कौन, तिलक। तो तिलक का जो है, तिलक के बारे में ऐसा कहा जाता है। फिर गांधी जी ने जो है तिलक के ऊपर जो है एक फंड का, क्योंकि असहयोग आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता थी, तो धन की आवश्यकता कहां से पूरी होगी, तो एक फंड बनाया जाएगा, उस फंड का नाम रखा गया तिलक स्वराज फंड। ठीक है, ये तिलक स्वराज फंड है और इसमें लगभग अपना जो चंदा उगाना है अपने को, वो लगभग 1 करोड़ रुपए उगाना है, क्योंकि पूरे भारत में आंदोलन चलेगा तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया तिलक स्वराज फंड का और वो तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी जाती है महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक के विचारों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि तिलक क्या मानते थे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है विचारों से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो तिलक मानते थे, इनके राजनीतिक विचार और सामाजिक विचार, 2 टाइप के विचार हैं। ठीक है, राजनीतिक विचारों में अगर अपन देखें तो तिलक जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है और ये उपयोगितावादियों के ज्यादा नजदीक मानते हैं। उपयोगितावादी क्या मानते हैं कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है किसी भी मानव जीवन का। ठीक है, तो ये कौन मानते हैं, जेम्स स्टुअर्ट मिल नाम का एक उपयोगितावादी है। ठीक है, तो इनको जो है राजनीतिक मुद्दों में अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आए तो ये उपयोगितावादियों के ज्यादा नजदीक है। कौन, तिलक। ठीक है, तो ये मानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है एक आध्यात्मिक धारणा है। ठीक है, ये आध्यात्मिक धारणा है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात कौन मान रहे हैं, अपने तिलक, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावादियों के बिल्कुल नजदीक पहुंचती है। फिर राज्य का जो प्रयोजन होना है वो क्या होना है, वो भी आध्यात्मिक होना है। ठीक है, लेकिन उपयोगितावादी यहां पे फिरकी ले लेते हैं। ठीक है, फिरकी क्या ले लेते हैं कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो तो आध्यात्मिक अपने अंदर की है। ठीक है, और जो राज्य का जो प्रयोजन है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिकवादी है पूरी तरह से। उसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए उपयोगितावादियों के हिसाब से, कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए राज्य में। ठीक है, तो जब भी राज्य की बात आएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा किसमें हो रहा है, वही चीज लागू होनी चाहिए। लेकिन तिलक क्या मानते हैं, तिलक मानते हैं कि राज्य भी जो है जिस तरीके से अपना स्वधर्म जो अपन खुद है वो क्या है, आध्यात्मिक है, उसी तरीके से राज्य भी आध्यात्मिक होने चाहिए। और अगर एक का भी नुकसान हो रहा है तो राज्य को ऐसी नीति नहीं लेके आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा मानना था तिलक। तो ये उपयोगितावादियों के यहां पर विरुद्ध हो जाते हैं। तो ध्यान रख लेना, 2 पॉइंट है। एक, व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में तिलक के क्या रोल थे, तिलक मानते थे कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, और उपयोगितावादी भी लगभग यही मानते हैं, जेम्स स्टुअर्ट मिल। फिर दूसरा, राज्य का प्रयोजन कैसा होना चाहिए, कि राज्य किस तरीके की नीतियां लागू करे,
वो जो है वो भी जो है किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात कौन मानते हैं? तिलक। ठीक है, और किसी का मतलब मैक्सिमम लोगों का फायदा होना चाहिए, ये बात मानते हैं। अब देखो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए यार, एक का भी नुकसान हो गया ना तो भी तिलक मना कर देंगे कि आप जो है ये पॉलिसी मत लेके आओ। ठीक है, अगर एक व्यक्ति का भी नुकसान हो रहा है, और उपयोगितावादी अगर बोल देंगे कि 60 व्यक्तियों का 51 व्यक्ति का भी फायदा हो रहा है ना, तो भी 49 को जाने दो, 51 की वजह से वो पॉलिसी लेके आओ, तो ये उपयोगितावादियों का मानना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई दोनों चीजें। ठीक है, तो दोनों चीजें ये थी। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता, क्या मानते हैं तिलक? कि राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के पास। राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ राजनीति तक की सीमित नहीं होनी चाहिए, उसमें सामाजिक स्वतंत्रता भी आती है, आर्थिक स्वतंत्रता भी आती है ना? तो ये बात कौन मानते हैं? अपने तिलक। और ज्यादा से ज्यादा पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो शामिल होनी चाहिए किसी भी चीज में। तो जनता की भागीदारी का भी जो है ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, और स्वराज्य की अवधारणा भी इसी से आती है। स्वराज्य में ज्यादा से ज्यादा अगर लोग शामिल होंगे तो स्वराज्य ही वो। ठीक है, तो स्वराज्य की अवधारणा को भी ये मानते हैं, क्योंकि जन भागीदारी को सबसे ज्यादा मानते हैं इस किसी भी राजनीतिक स्वतंत्रता में। ठीक है, फिर इन्होंने बोला इन्होंने एक चीज में जो की है, महात्मा गांधी मानते हैं कि अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो ना, तो उसमें साधन पवित्र होना चाहिए या साध्य। साध्य होता है देखो लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? जैसे अपने को स्वतंत्रता मिलनी है तो वो अपना अंतिम लक्ष्य हो गया, लेकिन अपन को किस तरीके से स्वतंत्रता लेनी है? अहिंसात्मक तरीके से। ठीक है, तो वो क्या हो गई? उसको बोलते हैं अपन साधन। ठीक है, वो तो हो गया लक्ष्य, साध्य जिसको बोलते हैं, या और ये हो गया अपना साधन, कि किस माध्यम से आप स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, साधन और साध्य। अब गांधी जी तो मानते हैं कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। ठीक है, तो आप जो है साध्य जो है, आप जिस लक्ष्य तक प्राप्त कर रहे हो, जो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हो वो पवित्र होना चाहिए, और उसके साथ साथ जिन टूल्स के माध्यम से आप वो लक्ष्य प्राप्त कर रहे हो वो भी पवित्र होने चाहिए। ये बात कौन मानते हैं? महात्मा गांधी। तिलक थोड़ा सा अलग मानते हैं, कि तिलक मानते हैं कि लक्ष्य जो है हमेशा पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य पवित्र। जैसे स्वतंत्रता चाहिए, अपने को स्वतंत्रता चाहिए सबको, तो लक्ष्य जो है उसको तो क्या करो? पवित्र करो। और लक्ष्य पवित्र के साथ साथ साधन जो उसमें यूज करो आप, वो प्रभावशाली होने चाहिए, चाहे वो थोड़े से अपवित्र भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लक्ष्य जो है या साध्य वो पवित्र होना चाहिए, और साधन कैसा भी हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो प्लस माइनस है वो चल जाता है साधन में, तो वो प्रभावशाली होना चाहिए, पर वो साधन वो अपने को लक्ष्य तक पहुंचाए, ऐसा साधन होना चाहिए। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? आई थिंक समझ में आ गई। नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ये क्या है, इनके विचार है, विचारों पे आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, बहुत सारे थॉट्स हैं इनके। ठीक है, तो इन्होंने विचारों में एक एक विचारों पर अलग अलग आर्टिकल लिखे हुए, किताबें लिखी हुई है, अब उनको पूरे को समझाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, बिकॉज इस केवल ये स्टेटमेंट है ना, इस पे भी मैं आपकी एक क्लास ले सकता हूँ, साधन और साध्य की पवित्रता पर। ठीक है, तो एक फिलॉसफी का एक पूरा सब्जेक्ट है, और इसमें जो है गांधी जी और तिलक के दोनों के नहीं बनती है इस विचार में। तो आप ये ध्यान रख लेना, सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा पर इनका क्या मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा में एक भाषा का समर्थन करते थे। इन्होंने 3 इंस्टीट्यूशन तो खोले, उसके साथ साथ ये बोलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है वो होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, और उसमें जो है एक भाषा का समर्थन करने वाले व्यक्ति है कि एक ही भाषा होनी चाहिए, और अधिकतम लोगों की भाषा है वो हिंदी। ठीक है, तो हिंदी का जो है ये समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा में हिंदी का समर्थन जो है तिलक ने किया है, तो ये ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी। फिर हिंसक साधनों में इनका विश्वास नहीं था, हिंसक साधनों में पूरी तरह से अविश्वास रखते थे, और ये बोलते थे कि जो भारतीय समाज है वो हिंसक क्रांति की परिस्थितियों के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो ये कौन मानते हैं अपने? ये तिलक मानते हैं। अहिंसा के भी ये पक्षधर नहीं है भाई, हिंसा के तो बिल्कुल भी समर्थक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हिंसा ही रहे जिंदगी में। ठीक है, तो वो अहिंसा के भी इस तरीके से समर्थक नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना, दोनों चीजें। ये थे इनके राजनीतिक विचार। अगर सामाजिक विचारों की बात करें तो अपन समाज में देखते हैं कि ये समाज सुधारक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। और समाज सुधारक थे तो इनका मानना था कि जो समाज में सुधार होना चाहिए ना, वो राजनीतिक परिवर्तन से नहीं होना चाहिए। ठीक है, समाज में सुधार होना चाहिए भाई, कोई राजनेता बोलता है कि मैं कोई चीजें लागू कर दूं, कोई पॉलिसी बना के दे दूं। ठीक है, अब तिलक क्या कहते हैं, भाई तुम पॉलिसी मत बनाओ, पहले समाज को तैयार करो। क्या? समाज को तैयार करो, और समाज जब तैयार हो जाएगा तो तुम्हें पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बाद में बना के लेके आओ सिंबॉलिक, तो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन समाज को पहले तैयार करो कि वो सती प्रथा का विरोध करना चाहता है कि नहीं चाहता है।
वो बाल विवाह को हटाना चाहता है कि नहीं हटाना चाहता है। ठीक है, तो ये जो है अपन ने पिछली बार अपना जीएस में एक पेपर में अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि 1891 का जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है उसका विरोध किस नेता ने किया था? वो तिलक ने किया था। ठीक है, और वो तिलक ने क्यों किया था मैं यही बता रहा हूं। इनकी जो विचार है वो ये है कि आप जो है समाज को स्वीकार्यता में तो लो, समाज को कन्विंस तो करो कि भाई आप इस चीज का विरोध करना चाहते हैं। जब समाज में इस चीज के लिए स्वीकार्यता आ जाएगी तो आपको अपने आप कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ये चीजें मिल जाएगी। तो तिलक जो है वो समाज सुधार में जो है स्व प्रेरणा को ज्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है, स्व प्रेरणा से कार्य होना चाहिए, समाज में जो व्यापक सुधार होगा उसके बाद जो है अपने आप राजनीतिक चीजें या कानूनी, अगर आप कानून भी बना के लाना चाहते हो किसी समाज की सुधार के लिए तो वो भी आप बाद में ला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समाज को तैयार करो आप। ठीक है, तो ये मानते हैं ऐसा। ठीक है, और फिर अपन देखते हैं छुआछूत पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, छुआछूत को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और छुआछूत के लिए इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि अगर ईश्वर भी छुआछूत को मानता है ना तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। ये बात किसकी कही हुई है? अपने तिलक की कही हुई है कि अगर ईश्वर भी छुआछूत को मानता है तो मैं ऐसे ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दहेज का विरोध कर रहे हैं, मद्यपान का विरोध कर रहे हैं, है ना। फिर सांप्रदायिक सद्भावना होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बताया आपको कांग्रेस और लीग के बीच में मध्यस्थता कराने का श्रेय किसको दिया जा रहा है? तिलक को। सांप्रदायिक रूप से सौहार्द बना रहना चाहिए, भारत एक है, भारत अखंड अखंड है और यूनाइटेड है। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान साथ रहे, ऐसा सांप्रदायिक सद्भावना का भी जो विचार है वो इनका है, तिलक का है। फिर विधवा विवाह पर भी जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया कि विधवा विधवा जो है अपना जीवन जो है एक गरीब और दरिद्र के रूप में क्यों बिताए। एक उस समय जो है विधवाओं का जीवन जो है बहुत ज्यादा पीड़ित था। ठीक है, उन्हें समुद्र के किनारे छोड़ दिया जाता था साउथ के रीजन में, तो और अब नदियों के किनारे हाउस कुटिया बनाकर रहना पड़ता था। इस तरीके के प्रावधान थे बहुत सारी विधवाओं के लिए। ठीक है, मुंडन संस्कार करके उनको रहना पड़ता था, है ना। अगर कोई तरुण युवती जस्ट अभी जिसका पति अभी एक्सपायर हो गया, ठीक है, उसको जो है इस तरीके की जो दरिद्र मतलब बोल सकते हो आपकी इस तरीके की जो प्रताड़नाएं जो महसूस करनी होती है समाज के द्वारा, ठीक है, तो उसका जो है ये सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उस समय महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी विधवाओं की। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो विधवाएं हैं, विधवा जीवन है, उस पर जो है ये बहुत लिखते हैं, और इन्होंने जो है विधवा विवाह का पूरी तरह से समर्थन किया है उसमें। ठीक है, तिलक ने, तो ये भी ध्यान रख लेना। और देखो एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट था ना, उसमें महिला की जो मिनिमम उम्र थी 12 साल की थी। कितनी साल की थी? 12 वर्ष की। तो 12 वर्ष इनकी महिला की मिनिमम एज रखी गई थी। लेकिन तिलक मानते थे कि महिला की जो मिनिमम एज है वो कम से कम 15 साल होनी चाहिए। ठीक है, उस समय। ठीक है, ये टाइम देख लो आप, ये टाइम है 1856 और 1900 वाला टाइम है। 1900 में जो है तिलक ये मानते हैं कि लड़की की जो उम्र है, 1891 में आया था ये एज ऑफ कंसेंट है, तो लड़की की उम्र होनी चाहिए 15 साल और लड़के की उम्र होनी चाहिए 20 साल। ठीक है, तो 15 और 20 साल का जो है ये मानते हैं। और ये एक और चीज मानते हैं कि 40 के बाद जो है आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए। तिलक मानते हैं कि 40 वर्ष ही मैक्सिमम आदमी को शादी करनी चाहिए, उसके बाद जो है आदमी को विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा मान्यता है तिलक की। तो ये भी ध्यान रहे, अधेड़ प्रौढ़ व्यक्तियों की जो शादी है उसके भी खिलाफ है तिलक। फिर ये था अपना तिलक के विचार। ठीक है, अब अपन तिलक को फटाफट से अगर देखते हैं क्रक्स के फॉर्म में, तो अपन देखते हैं कि तिलक ने 23 जुलाई 1856 चिखली गांव में जन्म लिया। रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र में। उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मैं सरकारी नौकरी तो नहीं करूंगा, तो सरकारी सेवा ज्वाइन नहीं की। उसके बाद अगर इनको शैक्षणिक कार्यों को देखें तो वो जो है न्यू इंग्लिश स्कूल के समर्थक थे, और इन्होंने एक न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी 1880 में। इसमें इनके साथ गणेश आगरकर, आपटे चिपलुंकर ये भी थे। यही तीनों चारों लोग मिलकर 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और 1885 में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये जो सारे इवेंट है वो उनको जो है अगर उनकी शैक्षणिक विचारधारा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये राष्ट्रीय शिक्षा के बहुत प्रबल समर्थक थे। कौन? तिलक। और ये एक भाषा में विश्वास रखते थे, वो चाहते थे कि भारत में एक ही भाषा होनी चाहिए और वो भाषा हो सकती है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के समर्थक माने जाते हैं तिलक भी। फिर लेखक के रूप में तिलक को देखें तो समाचार, इन्होंने 2 समाचार पत्र जो है अपने प्रकाशित करवाए और संपादन करवाए, और मराठा और केसरी इनका नाम था। मराठा अंग्रेजी में है, केसरी मराठी में है, और मराठा का जो संपादन है वो केलकर कर रहे हैं, केसरी का संपादन अपने आगरकर कर रहे हैं। 1882 में इनको जेल हो जाती है, 4 महीने कैद रह के आएंगे। तो पत्रकारिता के पहले कैदी हैं, पहले कैदी व्यक्ति यही है पत्रकारिता की वजह से जेल में जाने वाले। दूसरा, पहले राजनीतिक कैदी हैं। कारण जेल क्यों गए थे?
भाई कोल्हापुर के जो दीवान थे और कोल्हापुर का जो राजा था उसको अक्षम बता दिया था कि ये शासन के योग्य नहीं है। तो इन्होंने, इनके जो दीवान हुआ करते थे राव बहादुर बर्वे, वो जो है मानहानि का दावा कर देते हैं। उस पर जो सुनवाई कोर्ट करता है तो 4 महीने की कैद कर देता है मानहानि को सही मानते हुए। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है गीता रहस्य। वेदों का काल निर्णय इन्होंने दिया है, वेदों के काल के बारे में बताया है, और वैदिक ज्योतिष के बारे में भी इन्होंने बताया है। द आर्टिक होम ऑफ वेदा, वेदों का जो आर्यों का जो मुख्य घर है वो कहां पे था, मूल रूप से वो कहां के थे, उत्तरी ध्रुव के थे, ये भी ये बात बता रहे हैं। और द ओरियन पे भी इन्होंने बात लिखी है। ठीक है, मैंने सब चीजें समझा दी आपको, क्यों कैसा कैसा क्या था। और मैंने आपको बताया था कि जो मैक्स मुलर हुआ करते थे, बहुत अच्छे इंडोलॉजिस्ट हुआ करते थे, और उन्होंने जो है जब ये मांडले जेल में जाएंगे, इन पर ट्रायल चलेगा, तो उन्होंने बोला कि तिलक की मेरे इतिहासकार के रूप में मेरी विशेष रुचि है तिलक पर, और आप जो है इनको जेल मत भेजिए। ये रिक्वेस्ट करी थी किसने, अपने मैक्स मुलर ने, बहुत फेमस जो है इंडोलॉजिस्ट हुआ करते थे वो। फिर अपन इनके सामाजिक विचारों में देखते हैं, तो सामाजिक 1893 में और 1896 में 2 उत्सव चालू करेंगे। 93 में गणेश उत्सव, 96 में शिवाजी उत्सव। यूनानी ओलंपिक खेलों से प्रभावित थे। पूना में जो प्लेग फैलता था 1896 में, तो बिना कार्य अपनी जान की परवाह किए सेवा में जुट जाते हैं। और जब रैंड और अर्नेस्ट की हत्या कर देते हैं चापेकर बंधु, तो इन पर आरोप लगता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया। तिलक इस पर मानहानि का दावा ठोकने चले गए बंबई, और बंबई में जो है 1897 में इनको कैद कर लिया जाता है, और इन पर जो है 18 माह की इनको जेल कर दी जाती है। और बाद में जब ये 18 माह की जेल में अप्रभावित होते हुए आए हैं और सार्वजनिक सेवा में लग जाते हैं। और जब अपन देखते हैं इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, तो 1889 में पहली बार बंबई अधिवेशन में शामिल होकर जो है कांग्रेस में एंट्री करते हैं, और उदारवादी नीतियों के विरोधी हैं। आग्रह अनुनय विनय ज्ञापन से स्वतंत्रता नहीं मिलती है इनका फेमस स्टेटमेंट है। इनकी जो प्रमुख विचारधारा है, उनके सबसे महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो है बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 1907 में सूरत विभाजन होता है। सूरत में जो है नरम दल गरम दल अलग अलग हो जाता है। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा जब कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी जाती है, और 2 महिलाएं जो है उनके स्थान पर मारी जाती है किंग्सफोर्ड के स्थान पर, तो जो है ये एक लेख लिखते हैं देश के दुर्भाग्य नाम से, और उसमें जो मुजफ्फरपुर बमकांड है उसको जो है भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बताते हैं। ठीक है, कौन, तिलक। ठीक है, तो भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बताएंगे। तो जब मांडले जेल जो है जब इन पर ट्रायल चलेगा कि आप इस तरीके की हिंसात्मक गतिविधियों को जो है सही ठहरा रहे हो और जनता तक इसके बारे में फैला रहे हो, तो उसमें जो है मांडले जेल में इनको निर्वासित कर दिया जाएगा, और 6 साल की इनको सजा मिल जाएगी। 1908 से लेकर 1914 तक जेल काटेंगे। वहां पर जो है अपने गीता का रहस्य लिखा जाएगा। तो इनके द्वारा गीता का रहस्य लिखा गया, गीता रहस्य नाम से। फिर इनसे बोला गया कि अब आप रिटायर्ड ले लो राजनीति से, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट इनका बहुत फेमस है, शायद मेरी नियति राजनेता के रूप में मृत्यु प्राप्त करने की है, और मैं इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगा। ठीक है, ये बात इनकी है। और इन्होंने जो है बाद में पुनः हरिओम आंदोलन चलाया, क्योंकि 6 साल जब जेल में रहेगा आदमी, तो जो इनके समाचार पत्र है वो बंद पड़े, तो जब वापस जेल से बाहर आएंगे तो पुनश्च हरिओम नाम से जो है शीर्षक से लेख लिखेंगे, और उससे जो है एक आंदोलन चलेगा, उसे पुनश्च हरिओम आंदोलन कहते हैं। होम रूल आंदोलन जो है महाराष्ट्र, बरार, मध्य प्रांत और कर्नाटक वाले क्षेत्र में चलाएंगे। बंबई वाले क्षेत्र में अभी भी एनी बिसेंट का आंदोलन चल रहा है, तो महाराष्ट्र में ध्यान रख लेना, अगर वो आपको ऑप्शन में देके बंबई पूछ ले तो बंबई में एनी बिसेंट का होम रूल चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में, बरार में, मध्य प्रांत में और कर्नाटक में किसका होम रूल चल रहा है, अपने तिलक का होम रूल चल रहा है। होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 1916 में बेलगांव पूना में, और जो है जोसेफ बेपिस्टा को जो है इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन में होता है, तो जो सूरत अधिवेशन में फूट हुई थी कांग्रेस की, कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी, उसको जो है वहां पे ठीक किया जाता है, और कांग्रेस के नरम और गरम दोनों विचारों को एक कर दिया जाता है। इसमें तिलक और एनी बिसेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कांग्रेस और लीग की मध्यस्थता करवा देते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पास में आने लगती है, तो इसमें जो है तिलक और जिन्ना का अच्छा रोल होता है। लखनऊ अधिवेशन में ध्यान रखना आप 1916 में। फिर 1918 में लंदन में विलेंटाइन शिरोल जो है उन्होंने इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जनक बोल दिया था। ठीक है, उस पर केस करने मानहानि का दावा ठोक लंदन चले जाते हैं। फिर 1918 में दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के लिए इनका नाम प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन इस समय पर नहीं पहुंच पाए, तो इनकी ओर से जो है किसको अध्यक्ष बनाया गया, मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष बनाया गया। फिर अप्रैल 1920 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं कि अब अपन चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन हो रहा था, इनका समर्थन देते हैं गांधी जी को, और उस समय जो है
उसी दिन जो है 1 अगस्त के दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो तिलक की मृत्यु होने के बाद सॉरी, गांधी जी बोलते हैं कि मेरा सबसे मजबूत कंधा चला गया है, और तिलक स्वराज फंड की जो है स्थापना करी जाती है। 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य, चंदा उठाने का लक्ष्य लिया जाता है। तिलक के विचारों में अगर अपन देखें तो राजनीतिक विचारों में ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुखता देते हैं, राज्य का प्रयोजन ये आध्यात्मिक मानते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, ऐसा ही मानते हैं। और वो कब आएगी? ज्यादा से ज्यादा पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जन भागीदारी बढ़ेगी, और जन भागीदारी को इन्होंने स्वराज्य की अवधारणा माना है। ठीक है, इसके अलावा साधन प्रभावशाली होने चाहिए, और लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा में एक भाषा का समर्थन कर रहे हैं। हिंसक साधनों में जो है अविश्वास था, और ये मानते हैं कि भारतीय समाज जो है हिंसक क्रांति की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर जो हिंसक क्रांति नहीं हो सकती भारतीय समाज में, और लेकिन ये अहिंसा के भी इतनी ज्यादा पक्षधर नहीं थे, ये भी ध्यान रख लेना। फिर सामाजिक जो सुधार है, इनके समाज सुधार में जो है वो स्व प्रेरणा को जो है ज्यादा मानते थे, कि कानूनी बाध्यता नहीं होनी चाहिए, स्व प्रेरित होकर जो आदमी कार्य करे वो अच्छा है। और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें जो मिनिमम एज है 12 साल की करी जाती है ना। तो ये जो है कानूनी रूप से लागू किया जा रहा था, इस वजह से जो है इसके विरोधी है, प्रतिरोधी है। ठीक है, खुद जो है मानते थे कि लड़की की जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए, और लड़के कितनी होनी चाहिए? 20 साल होनी चाहिए। फिर अपन देखते हैं छुआछूत जो है इनका विरोध करते हैं, और इनका फेमस बहुत स्टेटमेंट था उस समय कि अगर ईश्वर भी अस्पृश्यता में मानता है तो मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता हूं, ये बात इसके तिलक ने कही है। फिर दहेज और मद्यपान का विरोध करते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना को प्रमोट करते हैं, विधवा विवाह को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये था अपना पूरा बाल गंगाधर तिलक। अब आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी जो है आपको ये लेक्चर्स हमारे कैसे लग रहे हैं, आप ये भी बात हमें प्रशंसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल वो लिखें, आप निंदा करते हैं तो वो लिखें। ठीक है, तो आप जो है ये सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हम कुछ सुधार करें, क्या नहीं करें, हमें आप आइडिया देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए हमारे वीडियो इसी तरीके से। थैंक यू।